हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी गैप हो गया है, मैं जानती हूँ, क्योंकि त्योहार चल रहे थे बिल्कुल। और थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, देख ही नहीं रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं क्या ही करूँ डाल के, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाली थी। और अब आप प्लीज़ अपने अच्छे से पेपर में लग जाइए, क्योंकि पेपर अब बहुत जल्द होने वाला है। चाहे पेपर दिसंबर में हो या जनवरी में हो, दिसंबर का चांस नहीं है, जनवरी में जाएगा। लेकिन कभी भी हो, आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है यूजीसी का। 10 यूनिट्स आपके सब्जेक्ट के और 10 यूनिट्स आपके फर्स्ट पेपर के हैं। फर्स्ट पेपर की तैयारी हमारी चल रही है, तो उसको भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं सारा कुछ अच्छे से। तो यूजीसी नेट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये कहानी है हमारी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कहानी हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। इनका नाम याद रखना है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये हरिशंकर परसाई ने लिखी है। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो किस कहानी संग्रह में इसको संग्रहित किया गया है, तो इसका नाम है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। मातादीन चांद पर कब पहुँचे? ठिठुरते हुए। गणतंत्र आप जानते हैं, जो 26 जनवरी होती है उसको गणतंत्र मनाया जाता है, यानी कि उसको ही गणतंत्र दिवस बोला जाता है। और उस टाइम सर्दियाँ तो होती ही हैं, है ना। तो ऐसे करके कुछ भी आप थोड़ा सा इनको कोरिलेट कर सकते हैं। 1970 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। यह कहानी फैंटेसी शैली में लिखी गई है। इसकी शैली को जरूर याद रखना है, ये फैंटेसी शैली में लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम हरिशंकर परसाई की अन्य कहानियों की बात करें, जो कि इनके इसी कहानी संग्रह में संग्रहित की गई हैं, तो वो कौन सी हैं? कर कमल हो गए। इनकी अन्य कहानियाँ हैं, कर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर फिल्मी रोमांच। ये कहानियाँ आप याद रख लेना, सारी तो नहीं, लेकिन इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। छोटी सी बात, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी। अगर मैं फिल्म बनाता, हरिशंकर परसाई जी सोचते हैं कि अगर मैं फिल्म बनाता तो क्या होता है ना। मुखड़ा क्या देखे फोटो में, मुखड़ा क्या देख फोटो में, सब्टेनेंट की कथा, फोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फिलू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीव कट के नाम, एक काना एक ऐचक ताना। ठीक है, एक काना एक ऐचक ताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोक कथाएं। मैंने बस ऐसे ही इनको पढ़ दिया है, एक बार अपनी आप भी अच्छे से अपनी आँखों और दिमाग में इनको बिठा लेना। अगर इसके पात्रों की बात करें तो मातादीन इसमें हैं, जो मुख्य पात्र हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन, एमडी साहब हैं। इसमें कौन है? एमडी साहब हैं, यानी कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं ये मातादीन। पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए हैं। इनको पृथ्वी से चांद पर भेजा गया है, किसके रूप में? सलाहकार के रूप में, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, जो लेखक हैं उन्होंने पुलिस पर कटाक्ष किया है इस कहानी के माध्यम से, पुलिस व्यवस्था पर। तो चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने से मतलब यही है कि हमारे पृथ्वी की ही सुधर जाए। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, इस पात्र यानी कि मातादीन के द्वारा पुलिस विभाग में व्याप्त जो भी भ्रष्टाचार हैं उन पर व्यंग्य किया गया है। कोतवाल है इसमें दूसरा पात्र, चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। कौन है? चांद का जो पुलिस स्टेशन है उसका कोतवाल है ये। और अगले इसमें जो हैं ये गौण पात्र इसमें दिए गए हैं, अब्दुल गफूर, ये मुंशी हैं, भारतीय पुलिस में हैं। ठीक है, ये भारत की पुलिस में, यानी कि पृथ्वी वाली पुलिस में है, धरती पर है ये। बलभद्र हवलदार है और राम सजीवन भी हवलदार है। इनका नाम याद रख लेना। कथा सार की अगर बात करें, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कहानियाँ नहीं हैं, अब जो भी रह गई हैं थोड़ी छोटी हैं, तो इनको हम शॉर्ट में ही पढ़ लेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी हम फिर जो अब रिवीजन करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। कथा सार, इस कहानी में भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में मातादीन इंस्पेक्टर को चांद के प्रधानमंत्री अपने यहाँ के पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं।
यानी कि इस कहानी में मेनली भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। इसमें क्या है कि जो मातादीन इंस्पेक्टर है उस पर उसको चांद के प्रधानमंत्री ने बुलाया है अपने यहाँ की पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, है ना, पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। मातादीन के आने से पहले चांद में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जब तक मातादीन चांद पर नहीं पहुँचते हैं तब तक ठीक ठाक चलता है, लेकिन मातादीन के आने के बाद चांद की पुलिस में बदलाव आ जाता है। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे कि पृथ्वी पर होती है, सच को झूठ साबित कर दिया जाता है और झूठ को सच बना दिया जाता है ना। जैसे कि देखो आप, जैसे फिल्मों में और उसमें देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों का भी फिल्म भी जो बनती हैं उनका कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, या फिर जो भी रिवाज रीति रिवाज चल रहे होते हैं उनसे कहीं ना कहीं सारी फिल्में रिलेट करती हैं। अब नई फिल्में तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती, लेकिन पुराने टाइम की जो फिल्में हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। उनमें आपने देखा होगा कि एक भाई गब्बर सिंह है और ये है, दो हीरो हैं, वो उनको बचाते हैं, वो मतलब रोकते हैं, सारी बुराइयों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। एक चौधरी साहब है, मतलब उसमें वही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो पहले देश में हो रही थी। तो सारी फिल्में हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें ही सिखाती थी। आजकल की तो मुझे नहीं लगता सिखाती हैं। आजकल तो पता नहीं जनरेशन बिगड़ती ही जा रही है। तो ये पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जब वो बुलाते हैं तो वहाँ पर भी जो माता दीन है जब उनको ट्रेन करता है तो वहाँ की पुलिस भी क्या करने लग जाती है, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना शुरू कर देती है। पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग्य किया गया है। पुलिस के द्वारा विज्ञान और वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग्य किया है, यानी कि पुलिस विज्ञान और वैज्ञानिकों को बिल्कुल नहीं मानती है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग्य इसके केंद्र में है। चांद का तो केवल काल्पनिक चित्रण ही किया गया है, ना तो कोई आदमी चांद पर जा सकता है, ना ही वहाँ पुलिस स्टेशन है। केवल ये जो कहानी है, कहानी के माध्यम से ही बताया जाता है कि यहाँ की जो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था पर में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चांद के काल्पनिक चित्रण के द्वारा ये सब दिखाया गया। हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। ये कथन इसमें आता है, हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली, बिल्कुल जो भी एक छोटे तबके का आदमी होता है, आप कभी भी देख लेना, मान लीजिए कोई चौकीदार है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है, हर कोई कहीं ना कहीं मजबूर होता है नौकरी करने में। उनको मतलब बहुत सारी मजबूरियाँ उनकी होती होंगी, है ना, होती ही हैं कि वो अपनी मनमर्जी तो काम नहीं कर सकते। जैसा बहुत से ईमानदार भी होते हैं, बहुत लोग हैं जो ईमानदार होते हैं, जब भर्ती होते हैं तो ईमानदार ही होते हैं, लेकिन बाद में वो उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं जो ऊपर से पूरी एक जाल बुना हुआ है जो चल रही होती है। तो ये इसमें कथन आता है, इसको ध्यान रख लेना। प्रमुख उद्धरण की अगर बात करें तो यहाँ पर वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। कौन गया था, माता दीन गया था, ये याद रख लेना। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। यानी कि जो चांद सरकार है वो भारत सरकार को पत्र लिखती है और कहती है वैसे तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ गई है परंतु हमारी जो पुलिस है वो अभी पीछे पिछड़ रही है, उसमें पर्याप्त सक्षमता नहीं है, वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। ये इसमें वर्ड बिल्कुल इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो सब ठीक ठाक ही, जो चांद सरकार है यानी कि जो चांद का प्रधानमंत्री है, जो भी वहाँ के हैं रक्षक, है ना, वो भारत सरकार को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं अपने यहाँ से कोई ऐसा आदमी भेज दो जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अपराधी होता है, कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराधी का पता लगाने में हमारी जो चांद पुलिस है वो नाकाम रहती है। तो आप अपने यहाँ से कोई भेज दीजिए। और वो कहता भी है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, वो हमारी पुलिस को बिल्कुल शिक्षित करके ही जाना चाहिए वरना क्या कर दूंगा, बीच अंतरिक्ष में ही उस हरामजादे का चालान कर दूंगा। आगे बोलता है, आदमी मारा गया है यह तो पक्का है,
यानी कि जो इंस्पेक्टर है और जो उसके कोतवाली या उसे नीचे के जो सिपाही हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि आदमी मारा गया है, यह तो पक्का है, किसी ने उसे ज़रूर मारा होगा। ये भी सही बात है कि अगर आदमी मारा गया है तो किसी न किसी ने तो उसे ज़रूर मारा होगा। कोई तो कातिल है, किसी को तो सज़ा होनी है। सवाल है किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता कि किसको सज़ा देनी है, जितना यह सवाल महत्व रखता है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। इस जो ये वाक्य हैं इनसे आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना भ्रष्टाचार है। वो सब चीज़ें हम देखो फिल्मों के माध्यम से देखते हैं। फिल्मों में होता है ना, एक निर्दोष को सज़ा दे दी जाती है हमेशा, और जो दोषी होते हैं वो कहीं ना कहीं से काले मतलब जुर्म करते हैं और फिर भी बच जाते हैं। तो बिल्कुल यही है, पुलिस इसमें ये कह रही है कि हमारे लिए तो सिर्फ यही सवाल महत्व रखता है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है और किस पर होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, पक्का होगी। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। ये पुलिस वाला ही कह रहा है कि सज़ा केवल कातिल को ही हो रही है या फिर किसी निर्दोष को हो रही है, ये हमारे सोचने का काम नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं। लो बताओ, दोषी और निर्दोष सब बराबर हैं, है ना। सब में उसी परमात्मा का अंश है, चाहे किसी ने कत्ल किया है या नहीं किया है ना। भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है, तो सज़ा किसी को भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भेदभाव नहीं करते। ये पुलिस वाले का कथन है कि हम भेदभाव नहीं करते, चाहे किसी पे भी जुर्म साबित हो जाए हम उसको ही अंदर डाल देंगे। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल ये है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन दो बातों से होता है। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश हो जाएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम कातिल को ही अंदर डालें या कातिल पर ही जुर्म साबित करें। हम किसी ऐसे आदमी पर भी जुर्म डाल सकते हैं जो हमारे रास्ते में आता हो, या तो जो पुलिस के रास्ते में आता हो, या जिस पर अगर हमने जुर्म साबित कर दिया तो ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं वो खुश होंगे और हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ऐसा ये सारी बातें पुलिस के बीच में होती हैं। ठीक है, इससे आप समझ ही सकते हैं क्या होता होगा और क्या होता है। एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। जो इंस्पेक्टर है यानी कि जो थानेदार है वो अपने नीचे वाले सिपाही से बोलता है कि एक मुहावरा ये ऊपर से हो रहा है ना। अगर कोई जनता तुमसे आकर ये बोलती है, कोई पब्लिक बोलती है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो बोल दो भाई सब ऊपर से हो रहा है ना। ऐसा होता भी है, आप कभी भी देख लेना। आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है, हम किसी छोटे दुकान वाले से किसी से पूछते हैं ना, भैया क्यों बढ़ रही है इतनी महंगाई, तो वो कहते हैं हम क्या करें, ऊपर से सरकार बढ़ा रही है, हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। तो ये मुहावरा बिल्कुल हमारे देश में हर आदमी की जुबान पर रटा हुआ है, और इसमें बताया गया है कि 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। बड़ा पुलिस वाला छोटे वाले से कह रहा है ना, सीधी सीधी भाषा में समझ लो। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। मतलब चश्मदीद गवाह वह नहीं होता कि जिसने देखा है सच में ही। देखो, चश्मदीद गवाह का मतलब होता है जिसने अपनी आंखों से जुर्म होते हुए देखा है या कोई भी घटना होते हुए देखी है। लेकिन इसमें ये माना गया है, इस कहानी में बताया गया है कि वह गवाह नहीं माना जाता जो सिर्फ देखे और कुछ बोले ना। वो माना जाता है जो आकर के सामने ये कहे कि हाँ मैंने देखा है, चाहे वो झूठ ही बोल रहा हो। ठीक है, तो चश्मदीद गवाह वही माना जाता है। तो ये कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगली जो दो एक कहानियाँ बची हैं मैं उनको भी जल्दी आज या कल मैं करा दूँगी। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना।